आधुनिक आवर्त सारणी। अगली लिखो आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रतिपादक कौन है? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। और अगर ये नाम आ जाए ना, आजकल जो हम देखते हैं ना, वो आधुनिक से भी ज्यादा लेटेस्ट है। इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्ती सारणी। अगर ये आ जाए दीर्घ आवर्त सारणी के जनक, तब ये याद रखना नाम, क्या नाम है? बोरबरी एंड विनर। ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? बोरबरी व विनर। अगर आ जाए ना दीर्घ आवर्त सारणी के जनक, तो देखो 2-3 नाम आ गए। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले, दीर्घ आवर्त सारणी का जनक बोरबरी व विनर। लिखो, नीचे लिख लो, ये इसी के नीचे दीर्घ आवर्त सारणी का जनक बोरबरी व विनर। दीर्घ आवर्त सारणी का जनक बोरबरी व विनर। और आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें तत्वों को बांटने का मुख्य आधार क्या रखा गया? परमाणु क्रमांक। तो मोजले ने क्या किया? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को बांटा। तो एक पॉइंट ये लिखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक बोल दो या परमाणु संख्या बोल दो, परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोल सकते हो। अब इसने भी क्या है? आवर्त नियम दिया, जिसको क्या बोलते हैं? मोजले का आवर्त नियम। या क्या लिखा हुआ आएगा? आधुनिक आवर्त नियम, ये नाम लिखा हुआ आएगा, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, ये नाम लिखा हुआ आ जाए, तब उसने क्या लिखा? सेम वही लिखना है। क्या लिखना है? वही इन्वर्टेड कोमा लगा के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनके, अब क्या लिखोगे? यहां क्या आएगा? परमाणु क्रमांक। इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह है आधुनिक आवर्त नियम, जिसको बोलते हैं मोजले का आवर्त नियम भी कहते हैं। अब क्या किया मोजले ने? मोजले ने 1 2 3 करके टोटल कितने वर्ग बना दिए? 18 वर्ग बना दिए। और आवर्त कितने हैं? पहले वाले वही कितने हैं? 7। तो अगर आ जाए ना, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? 18। और आवर्त कितने हैं? 7 है। तो नीचे लिखो ये पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में
वर्ग की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या लिख लो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18। और लिखो सेम यही पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। आवर्त की संख्या 7। अब आपको पीरियडिक टेबल जो है ना वो आपको आनी चाहिए बनानी, है ना। पेपर में प्रश्न जो है ना किसी प्रकार से भी आ जाए। अब देखो प्रश्न यूं आ जाए और आपको लिख देंगे, 4 लिख देंगे ऑप्शन, 4 ऑप्शन में 4 एलिमेंट लिख देंगे, उनके संकेत लिख देंगे। तो पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एफ ब्लॉक तत्व है, ये कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है। और फिर क्या है, ऐसे एलिमेंट देंगे जो आपने बहुत कम देखे होंगे। हमने अधिकतर क्या है परमाणु क्रमांक 30 तक काम में लेते हैं, हम 30 तक ही अधिकतर आपके दिमाग में रहता है। अब आप मान लो 93 वाला दे दिया, 91 वाला दे दिया, या 88 वाला दे दिया, है ना, इस तरह से दे दिए। तो उस अवस्था में फिर आपको अगर आवर्त सारणी आती है ना तो तुरंत आप है ना रफ कॉपी में या रफ वाले भाग में है ना फटाफट करके 2 या 3 मिनट में पूरी सारणी बना सकते हो। फिर उसको आप टैली कर सकते हो कि ये एलिमेंट एस में है कि पी में है, डी में है, या एफ कौन से ब्लॉक में है। तो उसको आप आसानी से आराम से निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, इस तरह से। तो आप आवर्त सारणी बनाने का तरीका देख लो, और इसमें ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से खड़े खाने बनाए, क्या बोलते हैं उनको, वर्ग। कितने बनाए है, 18 है। ऐसे 18 खाने खींचे, ये लेंगे तो मिटेगा नहीं बाद में, ये मिटता नहीं है ना, मिटाना चाहें तो मिटता नहीं है ये। ठीक है, मिट जाएगा। अब देखो ऐसे 18 है, खाने खींचनी है। अठारह खींच लो ऐसे आप फटाफट जल्दी से। दो, तीन, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे 17 और 18। इस तरह से 18 आपको वर्ग बनाने हैं, इस 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और फिर इसको यूं बंद कर दिया मैंने, नीचे भी ऐसे। और ऐसे 7 आवर्त बनाए हैं, यूं 1, यूं 2, 3,
4 5 6 और 7, इस तरह से। और नीचे है ना, नीचे भी ऐसे 2 सीरीज बनाई गई है, 2 श्रेणियां। जिसके अंदर 14 एलिमेंट हैं। यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 और एक 14। पूरा हो गया डिलीट। इस तरह से। और वैसे है ना, एग्जाम में खींचोगे ना, फटाफट खींच दोगे आप यूं 18 7, यूं खींचने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ थोड़ा सा हमने थोड़ा सीधा करके खींचा है तो टाइम लग गया। अब देखो, सबसे पहले अब यूं पहले क्या लिखते हो आप? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट क्या है? हीलियम। तीसरा क्या है? बेरिलियम, ये लिथियम। चौथा बेरिलियम। फिर पांचवा बोरोन। कहाँ से है? यहाँ से। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से। अब देखो, इसको भरें, इसको पहले हेलिना। हेलिना, लड़की नाम है हेलिना के, मतलब कह रही है हेलिना के रूबी सजी फिरे। क्या लिखना है? हेलिना के रूबी सजी फिरे, मतलब रूबी सजी फिर रही है। फिर देखो यहां से, बेटा मांगे कन्या सुंदर। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए क्यों? बाप राजी, बाप राजी। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ठीक है। इधर देखो, इस इधर वाले भाग में यहां क्या लिखा है? बिना इलायची गरम इंडियन टी। बिना इलायची गरम इंडियन टी। फिर देखो अगले में, काशी गए शंकर प्रभु। काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु। फिर देखो, नाना पाटेकर, नाम सुना आपने? आता फिल्मों में नाना पाटेकर। असरानी, ये नाम भी सुना, असरानी है ना, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं असरानी। सब बीमार, सब बीमार हैं। तो नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। फिर देखो यहां, ओ सलमान पीले तेरी
पॉकेट, ओ सलमान सिले तेरी पॉकेट, या ऐसे ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, है ना, नकल करना। फिर देखो यहां से, फिर कल बाहर आई आंटी, यह कहते हैं आत्मा, है ना। फिर कल बाहर आई आत्मा, ऐसे बोल सकते हो। फिर देखो ये है नी अगर कर जीरो रन, अगर कर जीरो रन, है नी अगर कर जीरो रन, यहां तक। हाँ, ऐसे याद करना आपको, कैसे कर लो, है ना। तो है नी अगर कर जीरो रन, ठीक है। अब देखो फिर यहां डी ब्लॉक जो है ना, वो का स्टार्ट कहां से होता है, डी ब्लॉक यहां से, देखो इस तरह से देखना। ये कलर दिख रहा है क्या, दिख रहा है पीछे, इसमें देखना, उसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। ये देखना उसमें, ये नहीं दिखेगा, ये फिर वीडियो में नहीं दिखता। देखो दिख रहा है कि उसमें लाल दिखेगा, नहीं मुझे ध्यान है, वाइट ही ले लेते हैं ना। ये इसमें देखना, अरे बड़ी स्क्रीन है दिख जाता है, छोटी में दिखता नहीं है। अब तो इसमें तो आई नहीं, अभी लेट आएगा। आपको दिख रहा है लेकिन वीडियो में नहीं दिखता। ये दिख गया, दिख गया कि ये है ब्लैक तो है ही ये। अब देखो, चलो मैं व्हाइट ले लेता हूँ ना, बाद में दिक्कत आ जाएगी। अब देखो यहां, फिर यहां से कैल्शियम के बाद स्टार्ट होगा, यहां से डी ब्लॉक स्कैंडियम से। अब देखो ती शक्ति वक्र में, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ऐसे है ना। शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक, या साइंस टीचर वे करे महंगा फैशन, कोई नहीं क्यों जाने, ऐसे कह सकते हो ना। तो शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर जिंक। उसके बाद देखो 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, फिर आएगा यहां 39 इट्रियम। और इसमें क्या लिखोगे, यारी जोर से निभेगी मौत तक, यारी जोर से निभेगी मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद, है ना। क्या लिखा है, यारी जोर से निभेगी मौत तक, रुकावट राहों में पड़े आग में कूद, ठीक है। उसके बाद देखो ये करोगे ना, 48 आ गया यहां, फिर 6 54 जिनोन 54, उसके बाद 55 56, उसके बाद यहां आ गया सीधा ही 57 आ गया, यूं 57। और 57 पे है ना, यहां है लेंथेनम, क्या है La, 57 पर लेंथेनम है। उसके बाद 58 है ना 58, 58 से लेकर 71 तक रख दिए नीचे, यहां आवर्सानी नीचे आ गया 71 तक। और ये लाइन खींचने की इसमें, सीधी वाली लाइन 58 से 71 तक जो है ना, वो नीचे रख दिए यहां, नीचे आ गए यहां। इसके बाद सीधा यहां पर क्या आ गया, 72 आ गया। 71 के बाद क्या आ गया सीधा 72, 72।
और यहां पर क्या है, ये हाफ नियम, मतलब यूं। अब आपका मैं चलो पिंक कर देता हूं, पिंक पिंक करते हुए आपको बहुत टाइम हो गया। ये ना लेंथेनम। इसके बाद ये कहाँ आ गए, यहां पर रख दिए 58 से लेकर 71 तक। उसके बाद 72 सीधा आ गया। 72 के बाद देखो यहां से टी ए, तावेरी, तावरी, ओस, आयरे, पटाओ, यू, हज, इस तरह से। उसके बाद करोगे ना लास्ट ये 80, लास्ट में ये 86 आ जाएगा। 86 के बाद 87 और ये 88। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ 89, 89 पे आ गया यहाँ एक्टिनियम। क्या आता है, एक्टिनियम 89 पे। और एक्टिनियम 89 पे है ना, ये एक्टिनियम 89 ये वाला। इसके बाद 90 से है ना, यहां रख दिए नीचे 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट रख दिए यहां। फिर क्या है, सीधा यहां 104 वाला आ गया, 104 इस तरह से। फिर 105, अब 100 है ना, 104 से लेकर 110 तक इनके अलग से संकेत और अलग से नाम है, वो थोड़े से हमें आगे रखेंगे। यहां आएगा रदरफोर्ड, ऐसे रदरफोर्ड, डुबे, सागे, बहन, सागे बहन भी, हंस मत, इस तरह से, इस तरह से। 5 6 7 8 9, एक रह गया बीच में, रुको। रदरफोर्ड, डुबे, सागे, बहन भी, हंस मत, है ना, इस तरह से जो भी है देख लेंगे। तो ये है ना ऐसे 105 106 आगे से 110 तक है। इसके बाद देखो ये तो बीच में भर दिए, नीचे है ना 58 से लेकर 71 तक, और यहां 90 से लेकर 103 तक। अब एक्टिनियम के बाद आए ना ये, और एक आए लेंथेनम के बाद आए हैं। एक तो क्या है लेंथेनम के बाद, इसके बाद आया एक तो यहां। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल एन, लिखते हैं शॉर्ट में। एल एन कोई एलिमेंट का संकेत नहीं है, एल एन लिखते हैं सबको कंबाइंड बोल के, लेंथेनोइड। लेंथेनोइड शब्द को लिखते हैं शॉर्ट में एल एन। ये क्या है लेंथेनोइड, क्योंकि लेंथेनम के बाद आए हैं। और ये नीचे वाले है ना, ये आइए एक्टिनियम के बाद आए हैं, तो इनको बोलते हैं एक्टिनोइड, ए एन। एक्टिनोइड को लिखते हैं शॉर्ट में ए एन, ये एक्टिनोइड है ना। अब देखो यहां से इसमें 58 से सिर पर नंद, देखो सिर पर नंद, नंद मतलब कृष्ण जी, है ना। तो सिर पर क्या हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब कहते हैं कि कारागार के सारे दरवाजे अपने आप क्या हो गए थे, खुल गए। और उसके पिता क्या नाम था, वासुदेव। क्या नाम था, वासुदेव। तो वासुदेव क्या, अगर उसको उनको यानी एक टोकरी में डाल के और वहां से निकल गए, और निकले ना तब क्या हुआ, देखो सिर पर नंद, सिर पर नंद है। फिर अचानक क्या है, चित्तौड़गढ़ वाली पद्मनी मिल गई रास्ते में, है ना, पढ़ते हो आप जिक्के में, चित्तौड़गढ़ वाली पद्मनी रास्ते मिल गई। तो उन्होंने उनको क्या कहा, सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू, पद्मनी शर्माओ यू। अब उन्होंने, पद्मनी ने वासुदेव को पहले गाइड नहीं किया कि कैसे यहां से निकलना, आपको कहां से निकलोगे, कोई देख ना ले इस तरह से। तो उन्होंने वो क्या है, उसको उलाहना दे रहे हैं, कौन, वासुदेव जी। और क्या कह रहे हैं, सिर पर नंद पद्मनी शर्माओ यू, गाइड तब दी हो, गाइड तब दी हो, गाइड दी नहीं आपने, कब दी हो, तो गाइड तब दी हो। अब कह रहे हैं अब तो कम से कम दे दो, तो कह रहे हैं गाइड तब दी हो। अरे अब हम बोलते हैं कई बार हरियाणी में बोलते हैं, अरे तामी के कर रहे हो, बोलते हैं हरियाणी लैंग्वेज के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं अरे तामी अब लूं, अब दे दो मुझे गाइड। सिर पर नंद
पद्मनी शर्माओ यू, गाइड तब दी हो, अरे तामी अब लूं, अब लेनी है गाइड मुझे। ये तो है लेंथेनोइड। अब एक्टिनोइड में देखो नीचे टीएच, यहां से थोरियम 90 शुरू है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कफ इसके फरमाओ मैडम नोलर, मैडम का नाम है नोलर। कफ इश्क फरमाओ मैडम नोलर, ये एक्टिनोइड है। तो ये क्या है, पूरी आवर्त सारणी है। ये थोड़ी सी आपको याद है होनी चाहिए। याद करने का तरीका करके आप आराम से, है ना, एग्जाम के अंदर भी 3-4 मिनट में, आप 2-3 मिनट में आप आराम से फटाफट लाइन खींच के और फटाफट अगर याद है तो आप आराम से पूरा भर सकते हो। अब यहां देखो ऐसे लिख दें एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है डी ब्लॉक का है। अब लिख दे आर ई, एक लिख दे एस एन, एक लिख दे आर बी, एक लिख दे यहां जी डी। अब ये चारों आप देखे नहीं आपने कभी। अब अगर फटाफट लिख दोगे तो आप मिला सकते हो, आर ई डी में है, आर बी एस में है, एस एन पी में है ना, इस तरह से, या जी डी एफ ब्लॉक में, इस तरह से। तो अगर आप तुरंत बना सकते हो ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर आराम से बता सकते हो कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से है। अब देखो फिर इनकी नंबरिंग जो है देखो ऐसे इस तरह से। अब ये पूरा साथ में डिलीट होगा, समस्या होगी ना, देखता हूं करके। देखो पूरी लाइन हो रही डिलीट। अब देखो ये क्या है, अब उसने क्या किया था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए। अब ये भी याद रखने आपको, पेपर में कई बार आता है कार्बन किस वर्ग का तत्व है। फिर कार्बन ऐसे लिखा हो नहीं आएगा, ये 14वें वर्ग का है, वहां लिखा आएगा फोर्थ ए, थर्ड ए, 2A, ऐसे। तब वो नामकरण भी आपको याद रखना है। अब देखो यहां से करेंगे हम, देखना फर्स्ट ए, थोड़ा अलग ले लेता हूं इसको, है ना, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फिर ये क्या है सेकंड ए, सेकंड ए। उसके बाद देखो नीचे नहीं आना है, आगे कूद जाओ सीधे आप, और आगे कूदोगे तो थर्ड ए। ऊपर लिख, थोड़ा ऊपर लिख दो सही रहेगा ना, इसमें लिखेंगे तो ऐसे लग रहा जैसे एलिमेंट है ये। फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद सीधा आगे आ गए, यहां पर क्या है थर्ड ए, फिर यहां फोर्थ ए, फिर यहां फिफ्थ ए, फिर यहां सिक्स्थ ए, और फिर यहां सेवंथ ए, और ये क्या है जीरो है, यानी मैंडलिफ वाला। अब देखो यहां से, अब यहां से करोगे ना, अब फर्स्ट ए सेकंड ए, अब यहां थर्ड करना पड़ेगा, है ना, यहां थर्ड, जैसे मैं यहां थर्ड कर दूं और थर्ड थर्ड करोगे ना, जैसे थर्ड, अब थर्ड ए तो वहां आ गया, अब क्या करें, तो क्या करोगे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, इस प्रकार से। फिर क्या आ गया, ए सारे आगे हैं, है ना, एक एक। अब क्या बच गया, बी बच गए, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां फर्स्ट बी और सेकंड बी, और ये 3, ये कौन सा हो गया 8वां। ये तो था मैंडलिफ ने 1 से 7 तक तो ए बी में बांटा, और फिर 8वें को 3 भागों में बांटा, जी तो है, ए 7 तक और बी भी 7 तक, 8वां 3। और क्या किया मोजले ने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ 13 14 15 16 17 और 18, इस तरह से। और इसमें ये जो है ना, ये दो वर्ग, एक ये और एक ये, दो वर्ग, इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट वाले है ना, ये यहां से यहां, इनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। कहां से? 13 से 18 तक। और बीच वाला ये जो पार्ट है ना, ये यहां से लेकर और ये 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और नीचे वाला ये क्या है? ये है एफ ब्लॉक। इस तरह से ये आवर्त सारणी है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना? देखो एक बार इसको, इसमें क्या क्या एलिमेंट है थोड़ा सा देखो। अब इसमें पेपर में आएंगे ना, सबसे यूनिवर्सल प्रश्न ये बनता है कि कौन सा डी ब्लॉक का है, एक एस ब्लॉक का है, एक पी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। वो तभी याद होगा जब आपको ये सारणी बनानी आएगी। ठीक है ना? इसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। हम्म, कौन से में? हाँ, 92 तक के एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं। उसके बाद सभी क्या है? संश्लेषित तत्व हैं, जिनका निर्माण नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा किया गया है। बना लोगे ये, है ना? ये टेबल आपको सबको बनाने आनी चाहिए। ठीक है ना? और अगर टेबल आएगी ना, फिर हम आगे गुण करेंगे ना, वो इसी टेबल के हिसाब से चलेगा सारा आगे पूरा चैप्टर। अगर टेबल याद है ना, तो यूं मानो आपका आधा काम इस चैप्टर का पूरा हो जाएगा। अगर टेबल याद है, पेपर में लिख देंगे यूं, 4 लिख देंगे एलिमेंट, निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव का मान अधिकतम है, और 4 एलिमेंट लिख देंगे। अब आपको पता ही नहीं एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है या नीचे है। उस कंडीशन में फिर आपको दिक्कत आएगी आयनन विभव निकालने में। और निकालने का तरीका बताएंगे किस तरह से, कौन सा एलिमेंट कहाँ हो तब आयनन विभव का मान कम या ज्यादा। 4 गुण है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है ना? कर लिया ये तो है आवर्त सारणी, यहां तक याद होनी चाहिए आपको। अब इस आवर्त सारणी में कुछ एक मेन मेन प्रॉपर्टीज गुण है, और कुछ इसके फैक्ट हैं, वो थोड़े से फैक्ट हमें याद रखने हैं। पूछ लेंगे आपसे, सबसे अधिक आकार वाला एलिमेंट, सबसे छोटा आकार वाला एलिमेंट, सबसे अधिक विद्युत ऋणता, कम, हल्का तत्व है, भारी तत्व है ना? इस तरह से अलग अलग आएंगे। प्रथम संश्लेषित तत्व कौन सा है, इस तरह अलग अलग आएंगे। कुछ इसके फैक्ट हैं, वो हम इसमें कुछ फैक्ट भी लिखने हैं, है ना? तो ये स्टेबल के हैं ये, तो ये याद रखो आप, कर लोगे। इसके बाद फिर क्या हुआ? आधुनिक क्लासिफिकेशन में आवर्त सारणी है, इसको मेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। दूसरा कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन पी में भरे। और तीसरा कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है? डी ब्लॉक में भरे। और चौथा कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है? एफ ब्लॉक में भरे। इस तरह से 4 ब्लॉक बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास के आधार पर। और इस आवर्त सारणी में है ना, इस तरह से इनके बीच में है ना एक ऐसे जिग जिग लाइन खींची गई है, ऐसे ऐसे इसके बीच में है ना यूं एक जिग जिग लाइन खींची गई, इस तरह से।
सीढ़ियों की तरह, इस तरह से ये लाइन, और इस लाइन के लेफ्ट साइड में ना ये वाला भाग लेफ्ट होता है, ये वाला भाग क्या है, राइट है आवर्त सारणी का। आगे पढ़ेंगे बाएं से दाएं तरफ चलने पर, इसका मतलब लेफ्ट से इधर राइट की तरफ चलेंगे। ये भाग बायां और ये वाला भाग क्या है, दायां। इस दाएं भाग में क्या है, इस दाएं भाग की तरफ है ना, इसकी तरफ देखो ये सारे एलिमेंट, ये सारे क्या है, अधातु है। क्या है, नॉन मेटल है। तो इस साइड में क्या है, अधातु रखे गए हैं, इस साइड में अधातु। और इस वाले बाएं वाले भाग में क्या रखे हैं, सारे इधर सारे क्या है, इधर सारे धातु रखे गए हैं, इधर सारे धातु हैं इस वाले भाग में सारे। और इसके बॉर्डर लाइन जो है ना, इस बॉर्डर लाइन के ऊपर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ना, सिलेनियम, टेलुरियम, ये है ना पोलोनियम, इनमें क्या है, मेटल वाली प्रॉपर्टी भी है, धातु वाले भी हैं, और अधातु वाले गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं मेटेलोइड, यानी उपधातु बोलते हैं। तो ये क्या है, बीच वाले गोले वाले है ना, ये गोले बना रखे हैं, ये सारे क्या है, उपधातु है, मेटेलोइड है। क्या ये सारे उपधातु जिसमें धातु वाले गुण भी हैं और अधातु वाले गुण भी पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये आवर्त सारणी है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी के 4 भाग हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है ना। एंटीमनी नहीं लिखनी, एंटीमनी कहाँ है, एस बी, हाँ नहीं। अब कहीं पर किताबों में आपको 7 मिल जाएंगे, कहीं 6 मिल जाएंगे, कहीं 8 मिल जाएंगे, अलग अलग, सबका अलग अलग है। ठीक है ना। मेन तो है ना 1 2 यही है, 3 ये है, टेलुरियम, सेलेनियम, ये मेन 4 5 यही है। बाकी है ना ये 5 है मेन, तो बाकी इसको लिख देते हैं, इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, 8 9 कर लो, लेकिन मेन ये 4 5 ही है बस। अब देखो, अब इसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। ठीक है ना, लिख लिया। इसके बाद देखो अगला पॉइंट लिखो, और अगला लिखो, ये आप टेबल बना लेना, घर पे आपके पास होगी किताब में, किताब ऐसे कर लेना चाहिए आप, है ना। वैसे आप एक चल रहा है ना लाइव, उसमें देख के आप बना सकते घर बैठ के। इसके बाद लिखो नीचे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। और फर्स्ट लिखो, पहला नंबर 1, एस ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक के तत्व। अब बताओ, एस ब्लॉक एलिमेंट इस आवर्त सारणी में कौन से हैं, वर्ग 1 व 2, फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट कहलाएंगे एस ब्लॉक। और क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एस उपकोष में भरता है, एस में भरेगा, इसलिए इसका नाम एस ब्लॉक है। जैसे एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s1, ऐसे है ना, जैसे यू लिखें, जैसे ये हैं हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। क्या लिखा है, पहला वर्ग या फर्स्ट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s1, इसका 1s2, 2s1, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका लिखोगे तो लास्ट में 4s1, इसका लिखोगे लास्ट में, सब में एस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन एस में भरेगा, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। और नीचे, इसके नीचे क्या है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम। अब इसका क्या होता है, 1s2, 2s2, इससे एक अधिक है बस। इसमें लास्ट में क्या आएगा, 3s2। सोडियम में देखो 3s1, यहाँ 3s2 हो गया। यहाँ लास्ट में क्या आएगा, 4s2।
ये लास्ट में क्या आएगा 5s2, इसमें 6s2, तो s में 2 आ गए। तो सबके बाहर वाले कोष में s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको s ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो s ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों है, फर्स्ट ए सेकंड है, या 1 और 2, 2 ही क्यों है, क्योंकि s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 1 2 पूरा भर गया, तो s खत्म हो गया, इसलिए s ब्लॉक में वर्ग 2 ही है, पहला और दूसरा है। अब देखो s ब्लॉक में ये जो है ना, ये एलिमेंट, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका यूज जो है ना वो क्षार बनाने में होता है, बेस, जैसे NaOH, KOH, ये क्या है बेस है, क्षार है, इसलिए इनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं क्षारीय धातुएं, जिनको लोथरमेयर वक्र में कहाँ रखा गया था, सबसे उच्चतम शिखर पर। और ये देखो आगे वाली, ये भी क्षार बनाती है, जैसे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार बनाती है। लेकिन ये सभी धातुएं जो है ना, ये सभी मृदा यानी मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए क्षारीय धातु तो है ही, साथ में क्या है क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल। अब ये मृदा में नहीं मिलती है, सोडियम पोटेशियम, इसलिए इनके नाम के आगे क्षारीय ही है बस। इनमें क्या है क्षारीय मृदा धातुएं। तो फर्स्ट वर्ग यानी पहले वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातुएं, और दूसरे को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अब देखो अगर यूं कह दें क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, कैसे लिखोगे, सब में s में क्या भर रहा है 1, तो आगे संख्या चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5, तो क्या कर दें n लिख दूं, n का मतलब 1 2 3 4 5 2 भी है, s में क्या है 1। इनमें देखो सब में s में क्या आ रहा है 2 2 3 4 5 6, संख्या चेंज हो रही है, क्या लिख दूं NS2। तो अगर आ जाए ना क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, क्षारीय मृदा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, s ब्लॉक का पूरे का NS1 से 2, 1 से 2 तक बढ़ते हैं, ये s ब्लॉक का है। इसमें लिखो पहले लिखो s ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें लिखो पहला पॉइंट वर्ग संख्या 1 व 2, और आगे लिखो ब्रैकेट में फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। वर्ग संख्या 1 व 2, और आगे लिखो ब्रैकेट में फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ब्रैकेट बंद, के तत्व शामिल, के तत्व शामिल। अब बताओ s ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 7 और 6 13। s ब्लॉक आ जाए ना, s ब्लॉक में कुल एलिमेंट 13, और अगर ये आ जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, अब देखो हीलियम, इसमें भी 1s2 है, s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक का है, तब इसमें इसको शामिल कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो नीचे लिखो s ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, s ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, लिखो 13, कुल तत्वों की संख्या 13 है। फिर अगला पॉइंट लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक में तत्वों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है, और आगे लिखो डैश करके 14 है, और आगे लिख लो ब्रैकेट में लिख लो हीलियम को शामिल करने पर, 14 लिख लो हीलियम को शामिल करने पर, यानी हमने यहां पर हीलियम को क्या किया है शामिल किया है, हीलियम को शामिल करने पर। अब s ब्लॉक है ना,
इसमें ये हाइड्रोजन जो है ना H, ये H, ये एक अधातु है, नॉन मेटल है। बाकी सारे एलिमेंट क्या है, धात्विक प्रकृति के होते हैं, सारे धातु हैं ये। तो अगला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन एक अधातु, हाइड्रोजन एक अधातु व शेष तत्व धात्विक प्रकृति के। हाइड्रोजन एक अधातु व शेष तत्व धात्विक प्रकृति के। हाइड्रोजन एक अधातु व शेष तत्व धात्विक प्रकृति यानी मेटेलिक नेचर के, धात्विक प्रकृति के। और फिर अगला पॉइंट लिखो, पहले वर्ग यानी फर्स्ट ए के तत्वों को क्षारीय धातुएं। वर्ग एक यानी फर्स्ट ए के तत्वों को क्षारीय धातुएं यानी एल्कली मेटल। व वर्ग संख्या 2 यानी सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। फिर अगला लिखो, क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, ये लिख लो NS1। और फिर लिखो दूसरा, क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और वो क्या लिखोगे, NS2 लिख लो, NS2। NS2। और S ब्लॉक का क्या आएगा, NS1 से 2 लिख लो, S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और लिख लो NS1 से 2, NS1 से 2, NS1 से 2। अब देखो इस S ब्लॉक में हाइड्रोजन जो है ना, अधातु के अलावा यह गैस है। क्या है, यह गैस है। इसके अलावा सीजियम और फ्रांसियम है, ये द्रव्य हैं। और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, गैस अवस्था में। और याद रखना, आवर्त सारणी में, अगर आवर्त सारणी देखें ना, इस आवर्त सारणी में इस तरह से लिक्विड यानी द्रव्य वाले एलिमेंट कितने हैं, लिक्विड कितने हैं। लिक्विड के अंदर देखो इस तरह से, एक तो क्या है सीजियम, एक क्या है फ्रांसियम, एक क्या है Hg मरकरी, एक क्या है गैलियम, और एक क्या है द्रव्य ब्रोमीन। इस तरह से मेन ये 5 मानते हैं। आजकल इसको भी लिखते हैं UUB। अब है क्या ये नाम लिखने का तरीका इसके बाद बताएंगे, और सारणी खत्म होगी उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे नाम लिखने। 112 वाला है ये। तो ये एलिमेंट क्या है, ये सारे द्रव अवस्था में हैं, ये सारे द्रव हैं, लिक्विड हैं। देखो ये एक ये 2 है ना द्रव अवस्था में, एक तो द्रव अवस्था में, एक तो हो गया ये सीजियम, और एक क्या है फ्रांसियम, एक क्या है मरकरी, और एक क्या है गैलियम, और एक क्या है द्रव्य ब्रोमीन। ये है द्रव अवस्था में 5, बाकी 112 वाला अलग है, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा गैस अवस्था में, गैस अवस्था में देखें ना, तो गैस अवस्था में यानी गैसियस स्टेट, गैस अवस्था में टोटल 11 एलिमेंट है गैस आवर्त सारणी में। तो 11 कौन से हैं, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ये 6 तो निष्क्रिय गैस है ही। एक ये हाइड्रोजन 7, इसके अलावा
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, 4 ये कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 तत्व है जो है ना, ये गैस अवस्था में है 11। देखो ये हाइड्रोजन एक, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 निष्क्रिय गैस, सारी गैसें हैं। 7 ये हो गए। उसके बाद 8, 9, 10 और 11, यहां तक क्या ये गैस अवस्था में। तो 11 एलिमेंट क्या है? गैस अवस्था में है। और इसके अलावा शेष बच गए ना, वो सारे क्या है? ठोस है। अब बाकी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आपको ये 15-16 एलिमेंट हैं याद है, अगर ये याद है ना, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ आज लिख दें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है ठोस अवस्था में है, तब अगर आपको ये याद है ना, ये गैस है और ये द्रव है, उनके अलावा बाकी क्या है? ठोस। तो आप आराम से पहचान सकते हो। 118 एलिमेंट ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 करनी है। आप देखो टेबल में देखोगे, किसी ने 125 लिख रखे हैं, 130 लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि 100 के बाद वालों का आईयूपीएसी नामकरण लिख दिया है। इसलिए आईयूपीएसी नाम में आप किसी का भी लिख सकते हो संकेत, उसकी खोज बाद में होती रहेगी। आप 25, 125, 130, 40, 150 कितने का लिख सकते हो आप नाम। इसलिए कहीं ने किसी ने 120 लिख दिया, किसी 125, 130, लेकिन कितने हैं? 118 है। याद रखना, अगर भी आ भी जाए ना, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या क्या करना आपको? 118, 118, 118 एलिमेंट ज्ञात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? लिखो नीचे, पहले ये लिखो, द्रव अवस्था में कौन कौन से हैं, गैस अवस्था में कौन कौन से हैं, और ठोस अवस्था में कौन कौन से हैं। लिख लिया? द्रव में ये 5 मेन याद रखने। छठा यूयूबी यानी 112 परमाणु क्रमांक वाला। गैस में ये 11 याद रखने, 11 गैस है। और बाकी सारे शेष क्या है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सारे ठोस है। शेष है ठोस अवस्था में। कर लोगे? और एस ब्लॉक में लिख लिया इतना। और एस ब्लॉक जो है ना, एस ब्लॉक में एक गैस है, 2 द्रव हैं, बाकी सारे क्या है? ठोस अवस्था में। लिख लो नीचे, एस ब्लॉक में लिखना, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कोमा सीजियम व फ्रांसियम, सीजियम व फ्रांसियम द्रव है, व शेष तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। शेष तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लिख लिया? और इसके अंदर फ्रांसियम और रेडियम जो है ना, ये दोनों रेडियो एक्टिव है। और इस रेडियो एक्टिव में फ्रांसियम जो है ना, Fr, एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड होता है ये, एकमात्र ऐसा है ये। तो एक पॉइंट ये लिखो, रेडियो एक्टिव तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और लिखो फ्रांसियम यानी Fr, Fr।
अब देखो, एक होती है ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर चार्ज ला सकता है। अब यहां देखना, क्षारीय धातु है, उनके अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और एक निकालेगा तो सब पे चार्ज क्या आएगा? +1, इसलिए H प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, प्लस सब में प्लस एक लिखते हैं। और इनमें क्या लिखते हो? सब में +2, जैसे लिखते हो मैग्नीशियम +2, ये Ca+2, इस तरह से। इनमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 निकाल सकता है। इसलिए क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +1, और क्षारीय मृदा के लिए क्या होती है? +2 होती है। तो एक पॉइंट ये लिखो नीचे, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1, और लिखो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +2। क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 व क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +2। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +2। और अगर क्षारीय मृदा के लिए +2, और अगर इनको हम जलाएं, और इसके लिए होता है, एक होता है फ्लेम टेस्ट, जिसको बोलते हैं ज्वाला परीक्षण। क्या बोलते हैं? ज्वाला परीक्षण या फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। मतलब ज्वाला में जलाएं, जलाने पर इन एलिमेंट से किस रंग की ज्वाला निकलेगी, उसका कलर कैसा होता है। तो इसमें क्या है, उसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण। और ज्वाला परीक्षण में है ना, आपको 4-5 कलर याद रखने हैं। और इसमें तो इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेरियम का, और ये पेपर में बहुत बार आता है ये। इसको बोलते हैं सेव जैसा हरा। क्या लिखते हैं? ऐसा तत्व है जो ज्वाला परीक्षण में सेव जैसा हरा रंग देता है। किसका आता है? बेरियम का। तो सारे क्या है, ज्वाला परीक्षण अलग अलग कलर देंगे। तो इसमें सोडियम का याद रखना है, पोटेशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोनशियम का, बेरियम का, ये 4-5 के याद रखने हैं आपको। और ये 4-5 मेन कलर दर्शाते हैं। तो नीचे एक लाइन और लिखो, और लिखो ज्वाला परीक्षण में, ज्वाला परीक्षण में, ज्वाला परीक्षण में ये भिन्न भिन्न कलर दर्शाते हैं। यानी फ्लेम टेस्ट में, ज्वाला परीक्षण में ये भिन्न भिन्न कलर दर्शाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, इनके लिए यहाँ कौन सा रंग दर्शाएंगे, और जिस रंग में लिखूं ना वही रंग दर्शाएगा। सोडियम कैसा है? पीला। पोटेशियम कैसा है? कैसा है? बैंगनी। अगले लिख देता हूं, लिखेगा नहीं, बैंगनी है, ये बैंगनी लिखा है मैंने, बैंगनी है। कैल्शियम कैसा है? ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल। स्ट्रोनशियम कैसा है? ये किरमची लाल, या बोलते हैं सुर्ख लाल, या बोलते हैं किरमची लाल। यानी बोलते सुनहरा लाल, है ना। और बेरियम क्या है? ये होता है सेब जैसा हरा, सेब जैसा हरा। ये कलर याद रखने हैं आपको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पेपर में बहुत बार पूछते हैं, सेब जैसा हरा। अलग अलग कलर दर्शाते हैं ये, ठीक है ना। ये तो येलो है ही, ये क्या है? पर्पल कलर है ही, और ये क्या है ना, रेड लाइक एड, है ना, पिंक जो भी है ईंट की तरह। और ये क्या है?
शाइनिंग, उसको शाइनिंग ग्रेड बोलती है इसको, किरमच्ची लाल, ठीक है ना। और यही ग्रीन लाइक एज एप्पल, सेब जैसा हरा है। अब देखो इसके अंदर जो है ना ये दो, और याद रखना ये दो के, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दो जो है ना, ये दो ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। कारण क्या है? एक तो इनका आकार छोटा है, क्या है? आकार छोटा है, और इनकी विद्युत ऋणता इन सब की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालते नहीं है। ज्वाला परीक्षण कौन दर्शाएगा? जिनको गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन क्या करें? रंग हमेशा कलर किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से होता है, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से। प्रकाश गिरेगा किसी पदार्थ पर, गिरने के बाद उस पदार्थ या परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, वो उस प्रकाश को लेकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएंगे? उच्च वाले में जाएंगे। तो जिस रंग का प्रकाश अवशोषित करेंगे ना, यानी उस इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उतनी ऊर्जा उस आने वाले प्रकाश के 7 रंगों में से जिस रंग के अंदर इतनी ऊर्जा है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उसी रंग को अवशोषित करेगा, लेकर ऊपर चला गया। कि जैसे मान लो कह दिया कि लाल वाला प्रकाश है और वो लेकर ऊपर चला गया, तो उसने लाल रंग का कर लिया अवशोषण। जब वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा तो वापस प्रकाश बाहर निकालेगा, और वापस बाहर निकलेगा तो जो रंग लिया ना, वो रंग बाहर नहीं निकलेगा, उसका पूरक रंग बाहर निकलता है। और पूरक जैसे मान लो बैंगनी है मान लो, तो क्या करेगा? वो बैंगनी बाहर निकालेगा, तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगा? बैंगनी पहुंचेगा। और जो चीज हमारी आंखों तक पहुंचे वही हमें उसी कलर की दिखाई देती है। जैसे में शर्ट आपको काली दिख रही है, इसका अर्थ हो गया व्हाइट और ब्लैक कलर नहीं होते। याद रखना, सफेद और काले जो है ना, ये कलर नहीं होते। देखो कलर में देखना इसमें है क्या? व्हाइट और ब्लैक, यही तो है 7 रंग। ये तो है। ये क्या है? वॉयलेट, यानी जिसको बैंगनी बोलते हो आप। ये क्या है? इंडिगो, जिसको बोलते हैं जामुनी। क्या बोलते हैं? जामुनी। ये क्या है? ब्लू। ये क्या है? ग्रीन। ये क्या है? येलो। ये क्या है? ऑरेंज। ये क्या है? रेड। कहीं भी ब्लैक और व्हाइट नहीं है। तो व्हाइट का मतलब प्रकाश आके टकराया, टकराने के बाद वापस यूं का यूं वापस निकल गया। उस शर्ट या कपड़े में वो परमाणु हैं जिन परमाणुओं के द्वारा प्रकाश का अवशोषण नहीं किया जा रहा, जैसा आया था वैसे निकल गया। और हमें सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है किस रंग का दिखता है? सफेद दिखता है। यूं थोड़ी आंख में हमारे प्रिज्म लगा है, अलग अलग कलर दिखेंगे, साथ दिखेंगे, यानी इसमें व्हाइट दिखता है। तो व्हाइट आया, व्हाइट आप तक पहुंचा, तो आपको शर्ट क्या दिखेगी? व्हाइट दिखेगी। इसलिए बोलते हैं ना गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी क्या लगती है? कम। क्यों? प्रकाश का अवशोषण कपड़े से नहीं हो रहा, तो यानी गर्म नहीं होगा। और बोलते सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और बोलते हो ना अधिकतर सर्दियों में क्या पहनते हो आप? जैकेट पहनते हो। कभी भी जैकेट व्हाइट कलर की नहीं आती, क्या आती है? या तो ब्लैक या डार्क कलर की आती है, वही पहनते हो आप सर्दियों में। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है ना, ब्लैक कलर उस पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, वापस प्रकाश बाहर निकालता ही नहीं वो। तो उसके अंदर जो परमाणु है ना, वो पूर्णतया प्रकाश का अवशोषण जो पड़ेगा ना ऊपर आके उस पूरे को सोख लेगा, वो वापस प्रकाश निकलेगा नहीं। वापस नहीं निकलेगा तो आपकी आंखों तक कोई प्रकाश है उस उतने एरिया में पहुंचेगा नहीं। और नहीं पहुंचेगा तो जहां प्रकाश नहीं आई वहां क्या दिखता है आपको? काला। रात में अंधेरे में प्रकाश नहीं आई, क्या दिखता है आपको? ब्लैक दिखता है, काला। इसका मतलब प्रकाश का पूर्णतया अवशोषण ब्लैक, प्रकाश का पूर्णतया रिफ्लेक्शन या परावर्तन व्हाइट, और कुछ प्रकाश का अवशोषण हो, कुछ बाहर निकले। इन 7 में से कोई एक रंग ले ले और उसका पूरा रंग बाहर निकाल दे, तब हमें क्या रंगीन दिखाई देता है। इसलिए फ्लेम कलर में गर्म करोगे ना आप फ्लेम टेस्ट में, तब इलेक्ट्रॉन अधिक में चले जाएंगे, वापस आएंगे तो वापस प्रकाश बाहर निकाल, ऊर्जा निकालेंगे बाहर प्रकाश के रूप में। और जो प्रकाश निकलेगा ना बाहर, वो उसी रंग का दिखाई देगा। तो सोडियम से क्या निकलता है? पीले रंग का प्रकाश बाहर निकलता है वापस, तो पीला दिखता है। इससे बैंगनी, ईंट जैसा लाल, किरमच्ची लाल या सेब जैसा हरा दिखता है। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम जो इनका आकार क्या है? छोटा है, इसलिए वो फ्लेम टेस्ट नहीं दर्शाते। नीचे लिखो, नोट लगा के लिखो पॉइंट, ये नीचे नोट लगाओ, ये पॉइंट लिखो।
और लिखो बेरिलियम व मैग्नीशियम, BE&Mg, बेरिलियम व मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। बेरिलियम व मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। ज्वाला परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। और फिर एक पॉइंट याद रखना, ये बेरिलियम जो है ना, ये बेरिलियम और यहां ये लिथियम, याद रखो लिथियम और बेरिलियम ये अपने तत्वों के साथ गुणों में समानता नहीं दर्शाते हैं। लिथियम जो है ना ये अलग ही चलेगा अपने परिवार से, एच तो अलग है ही, ये तो आवारा एलिमेंट है, आवारा तत्व है, उसको हम ध्यान में नहीं रखना। इसको यहां भी रख सकते हो, इसको 14 वाले के अंदर भी रख सकते हो, ये 17 वाले के अंदर भी रख सकते हो, इसको कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहां रखा हमने तो इसको छोड़ दो। लिथियम और बेरिलियम है, ये क्या अपने वर्ग के एलिमेंट के साथ गुणों में समानता नहीं दर्शाते। सेकंड आवर्त जो है ना, सेकंड आवर्त का कोई भी एलिमेंट अपने नीचे वाले वर्ग के एलिमेंट से गुणों में समानता नहीं दर्शाता। बोरोन नहीं दर्शाएगा, कार्बन नहीं दर्शाएगा, नाइट्रोजन नहीं दर्शाएगा, ऑक्सीजन नहीं दर्शाएगा, फ्लोरीन नहीं दर्शाएगा। कारण क्या है, ये थोड़े ऊपर है, और ऊपर होंगे तो आकार क्या होगा, छोटा। आगे पढ़ेंगे आकार के बारे में। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो आकार में कमी होती है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनका आकार छोटा है, नीचे आएंगे तो और बड़ा होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा यूं। तो इनका आकार अपने वर्ग के तत्वों से छोटा है इनका। इसलिए लिथियम जो है ना वो अपने वर्ग के एलिमेंट से समानता नहीं दर्शाता, लेकिन अपने से अगला वर्ग जो है ना उसके नीचे वाले एलिमेंट के साथ समानता दर्शाता है। यहां उल्टा काम कर रहा है ये, यहां तो समानता नहीं दर्शा रहा, तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाता है, और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ समानता दर्शाता है। देखो ऐसे यूं लिख दो मैं, इस तरह से, जैसे यूं लिख दिया यहां, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे लिखते जाओ। यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर नीचे कैल्शियम लिखते जाएं। यहां बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम से लिखते जाएं। तो लिथियम जो है ना वो अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता नहीं, टेढ़ा दर्शाता है ऐसे। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, ऐसे बोरोन नीचे सिलिकॉन के साथ, इस तरह से टेढ़ी समानता दर्शाता है ये। इसको बोलते हैं टेढ़ा। अब देखो ऐसा बोलते हैं ना आप टेढ़ा, ये क्या होता है, विकिरण बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं विकिरण संबंध। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, इसको विकिरण संबंध बोलते हैं। तो याद रखना किस में होता है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकिरण संबंध होता है, और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध होता है। अब देखो यहां से ये एक बन गया पुल, कैसे, ये यहां खड़े हैं और बीच में ये तालाब है, इधर पहुंचना है, तो बेरिलियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है, समानता दर्शा रहा है। तो ये इसके साथ समानता, यूं यहां एक डोरी डाल रखी है यूं, इसका मतलब ये बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ यहां जुड़ रहा है। तो इनके साथ क्या है कि ये क्या बना देगा, एक सेतु बनाएगा, ब्रिज, जिसके साथ सहायता से ऊपर वाले यहां से आ सकते हैं। इसलिए लिथियम व बेरिलियम को क्या बोलते हैं, सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, जो एस ब्लॉक को पी ब्लॉक के साथ जोड़ने का काम भी करते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप है, विकिरण संबंध किसमें, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, इस प्रकार से विकिरण संबंध होता है। अब इसका कारण क्या है, कारण अपने वर्ग के एलिमेंट से गुणों में समानता क्यों नहीं दर्शाता, ऊपर है तो आकार इनका क्या है, छोटा है, तो इनका आकार अपने वर्ग के तत्वों से छोटा है एक तो, और जिसका आकार छोटा उसकी विद्युतीयता भी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा वो, तो इसकी विद्युतीयता भी ज्यादा है, और जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होना वो दूसरे को अधिक ध्रुवित करेगा, तो इसकी ध्रुवण क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन्हीं गुणों के कारण क्या है, और मेन तो है इनका आकार है, मेन तो क्या, इनका आकार छोटा होने के कारण ये अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता
नहीं दर्शाता। अब इससे क्यों दर्शा रहा है? जैसे इसका आकार छोटा है, इधर चलोगे आकार घटा, इधर चलेंगे तो बढ़ा। इसका मतलब इसका जितना इधर घटा उतना इधर बढ़ गया। इसका अर्थ हो गया लिथियम और सोडियम का आकार लगभग क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए लिथियम मैग्नीशियम के साथ समानता क्यों दर्शा रहा है? इनका आकार लगभग क्या है? समान हो जाता है। ऐसे ही बेरिलियम चले इधर आकार घटा, नीचे आकार बढ़ जाएगा। इसलिए जितना एक वर्ग आगे चले उतना आकार घटता है, और नीचे आए एक खाने नीचे आए तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए आकार लगभग समान हो जाता है। इसलिए ये गुणों में क्या है? समानता दर्शाते हैं। नीचे लिखो एक पॉइंट और जल्दी, और इसमें लिखो लिथियम व बेरिलियम, लिथियम व बेरिलियम अपने वर्ग के तत्वों के साथ, अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता नहीं दर्शाते हैं। नहीं दर्शाते हैं क्योंकि अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों में समानता नहीं दर्शाते हैं क्योंकि, फिर लिखो नीचे नंबर एक, नंबर एक, इनका परमाणु आकार छोटा होता है, यानी स्मॉल एटॉमिक साइज। इनका परमाणु आकार छोटा होता है। दूसरा लिखो सेकंड पॉइंट, इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थर्ड लिखो तीसरा पॉइंट, इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, हाई पोलराइजिंग पावर। इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। ध्रुवण क्षमता अधिक होती है यानी हाई पोलराइजिंग पावर। इसलिए क्या करते हैं ये? अपने वर्ग के साथ गुणों में समानता नहीं दर्शाते हैं। फिर नीचे लिखो अगला पॉइंट, लिथियम व बेरिलियम, लिथियम व बेरिलियम अपने वर्ग के या अपने वर्ग से, अपने वर्ग से अगले वर्ग के, अपने वर्ग से अगले वर्ग के निचले तत्व के साथ, निचले तत्व के साथ, निचले तत्व के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं, गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसे विकिरण संबंध कहते हैं, इसे विकिरण संबंध कहते हैं। फिर लिखो नीचे बनाओ ये, जिसे विकिरण संबंध कहते हैं, यानी डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे विकिरण संबंध कहते हैं। फिर नीचे बनाओ ये, और इस विकिरण संबंध का कारण क्या है? आकार बराबर हो जाने के कारण। ठीक है ना? टेढ़े है ना, संबंध दर्शाते हैं ऐसे। नीचे लिख लो विकिरण संबंध का कारण, लिख लो विकिरण संबंध का कारण, विकिरण संबंध का कारण। और लिखो परमाणु आकार समान हो जाने के कारण, परमाणु आकार समान हो जाने के कारण। ठीक है ना? अब 5-10 मिनट है ना, आप पानी वगैरह पी लो, है ना?